हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉम का ईएससी का प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। लेट्स बी बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियली प्लास्टिक मटेरियल इज। तो दोस्तों इसमें हम बोल रहा है आइडियली प्लास्टिक। आइडियली प्लास्टिक मतलब फुल्ली प्लास्टिक हो जाना चाहिए। हमारा जो मटेरियल हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? फुल्ली प्लास्टिक हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं जो पहला जो है इसमें हमारा क्या जो है इलास्टिक एंड प्लास्टिक। ये जो हम आइडियलाइज करते हैं, जब हम प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो प्लास्टिक डिजाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि एक इलास्टिक रीजन होता है, एक प्लास्टिक होता है। तो ए में क्या है, हमारा इलास्टिसिटी भी है, प्लास्टिसिटी भी है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? आइडियली प्लास्टिक होना चाहिए, नहीं फुल्ली प्लास्टिक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुछ जोन लीनियर जा रहा है, उसके बाद क्या कर्व जा रहा है, मतलब ये ब्रिटल मटेरियल के को शो कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये तो यहाँ पर जो है ये उस जोन क्या है, इलास्टिक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट तीसरा में देखते हैं। तो हमारा क्या है कि जो हमारा जो स्ट्रेस है कांस्टेंट है नहीं, और स्ट्रेन बढ़ रहा है एक कांस्टेंट स्ट्रेस। तो हमारा जो ये जो सी नंबर है ये क्या शो कर रहा है कि हमारा क्या फुल्ली प्लास्टिक है। तो हमारा क्या हो गया कि स्ट्रेन बढ़ रहा है एक कांस्टेंट स्ट्रेस पर। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या हमारा दे रहा है कि आपका ये देखने से लग रहा है ना कि माइल्ड स्टील का कुछ ग्राफ है, लेकिन ये पोर्शन हमको दिख रहा है क्या है? इलास्टिक है नहीं। तो इलास्टिक कब होता है? जब वो क्या होता है कि इलास्टिसिटी किसको कहते हैं कि हमारा जो मटेरियल है उस मटेरियल पर मैंने लोड लगाया, उस मटेरियल पर मैंने लोड लगाया तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। अब क्या करेंगे, उस लोड को हटा देंगे तो वो जो मटेरियल है उस डिफॉर्मेशन को फिर क्या कर देगा? रिगेन कर लेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम अगर इस टाइप का ग्राफ दिख जाएगा तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक एंड प्लास्टिक विथ स्टेन हार्डनिंग, विथ स्टेन हार्डनिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेस लेवल बिलो विच आ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज। कह रहे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मतलब किसी मटेरियल पर क्या कर रहे हैं, हम लोड लगा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, फिर लोड लगा रहे हैं, फिर लोड क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कर रहे हैं। तो कहता है कि द स्ट्रेस लेवल बिलो विच मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट में क्या होता है दोस्तों, अभी हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में इलास्टिसिटी बारे में। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा लिमिट जहाँ तक क्या करता है कि हमारा मटेरियल अगर डिफॉर्म होता है तो उसके बाद अगर हम लोड को हटा दें, जब लोड को हटा दें तो क्या करेगा, उस डिफॉर्मेशन को रिगेन कर लेता है। तो उस जिस लिमिट तक हम इसको कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जब आप जब आप जब आप माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं तो कुछ हमारा ऐसा जाता है, ऐसा गया लीनियर पोर्शन, थोड़ा सा कर्व गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया कुछ। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। और जो थोड़ा बहुत कर्व पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो लिमिट होता है इसको हम बोलते थे क्या? इलास्टिक लिमिट। फिर यहाँ पर क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट होता है, फिर क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो जो इलास्टिक लिमिट है, यहाँ तक अगर मटेरियल को लोडिंग कर दिए हैं और फिर अनलोडिंग करेंगे तो ये सेम पाथ को फॉलो करके क्या करेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब फिर क्या हो जाएगा, उसमें जीरो स्ट्रेस एंड जीरो स्ट्रेन हो जाएगा। तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा प्रोपोर्शनल में तो हम देख लिए, जहाँ तक हमारा जो पोर्शन होता है लीनियर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा इंड्योरेंस लिमिट। तो इंड्योरेंस लिमिट में क्या होता है दोस्तों कि हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स देते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल में किस स्टेज तक हमारा जो मटेरियल है उस लोड को ले सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्योरेंस लिमिट। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेज एट विच मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों अभी हम देखे थे क्या बोल बात किए थे हम, इंड्योरेंस लिमिट का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों हमारा इसमें क्या सेशन रीजन का क्वेश्चन है कुछ। स्टेन इज अ फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल वाइल द स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड कंसेप्ट। तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जो स्ट्रेस है क्या है, एक तरह से हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हम एज्यूम करते हैं कि इतना डेवलप हो रहा होगा, लेकिन स्टेन क्या होता है दोस्तों, अगर हम लैब करते हैं तो हमको स्टोन दिखता है, हम जो रीडिंग लेते हैं तो क्या लेते हैं, स्टेन का ही रीडिंग लेते हैं ना। तो हमारा क्या होता है कि स्ट्रेन के बेसिस पर बताते हैं कि स्ट्रेस से कितना आया। तो हमारा क्या हो गया, तो ये तो बात सही हो गया कि स्ट्रेस इज स्टेन इज अ फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हाइल द स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड कंसेप्ट। तो अगला बोला स्टेन डज नॉट हैव अ यूनिट व्हाइल द स्ट्रेस हैज अ यूनिट। क्या कहता है, स्टेन के पास यूनिट होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तो जो स्टेन क्या होता है, आपका जो स्टेन हो जाता है दोस्तों वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यही बोलते हैं ना। तो अगर इसका हम डायमेंशन निकाल दें तो डेल्टा का डायमेंशन डिवाइड बाई एल का डायमेंशन, और डेल्टा का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। सही बात है। तो हमारा डायमेंशन लेस होगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। सही बात है। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हम क्या बोलते हैं कि आपका जो भी अगर बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को रोकने के लिए क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा, किसमें, हमारे बॉडी में। तो जो इंटरनल स्ट्रेस जो हमारा होता है, तो जो रेसिस्टिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया होता है, मतलब हमारा कितना लोड लग रहा है और कितना एरिया पर लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं। नहीं, तो पी क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो स्ट्रेस के पास तो यूनिट होता है, लेकिन इसका जो असर्शन का रीजन सही है नहीं, क्योंकि हम रीजन कुछ और बताएं। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन at a certain point which an elastic body undergoes under given stress is same irrespective of the stress being tensile or compressive। तो कहता है ना कि हम जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन निकालते हैं दोस्तों, तो जो सॉम पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं, और उस एजम्पशन में हम बात करते हैं कि जो भी हमारा जो होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा और पॉइजन्स रेशियो होगा। तो जो भी हम ई की बात कर दें, जी की बात कर दें, न्यू की बात कर दें, मतलब पॉइजन्स रेशियो की बात कर दें, इलास्टिक मॉडुलस की बात कर दें, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी की बात कर दें, तो हम क्या लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि हमारा जो भी बिहेवियर टेंशन में होगा, सेम बिहेवियर क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्रेशन में होगा। तो हमारा क्या हो गया, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो इज assumed टू बी सेम इन टेंशन एज वेल कंप्रेशन। सही बात है दोस्तों, हम जब पढ़ते हैं तो हम तो एजम्पशंस लेते ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमारा क्या है, विस्को इलास्टिक स्मॉल प्लास्टिक जोन मटेरियल। तो दोस्तों हमारा जो विस्को प्लास्टिक होता है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या होता है, क्रीप का इफेक्ट क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। तो क्रीप क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। तो क्या होगा, इसमें स्मॉल प्लास्टिक जोन होगा दोस्तों, तब जब क्रीप का आएगा तो क्रीप क्या होगा, स्मॉल तो होगा नहीं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। फिर कहता है स्टेन हार्डनिंग मटेरियल स्टिफनिंग इफेक्ट फेल्ट एट सम स्टेज। हाँ सही बात है दोस्तों। फिर कहता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल दोस्तों, ये क्या एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल का ही एक टाइप है, और इसमें ये बोलता है कि हमारा जो प्रॉपर्टीज होगा डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब अगर हम बोल दें इसका ई की बात कर दें दोस्तों, ई की बात कर दें तो ई भी एक्स डायरेक्शन में अलग होगा, वाई डायरेक्शन में अलग होगा, जेड डायरेक्शन में अलग होगा, पॉइजन रेशियो की बात करें तो वो भी अलग होगा, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी की बात करें तो वो भी अलग होगा। तो ये तो सही है आइसोटोपिक मटेरियल।
तो ये भी सही बात है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया दोस्तों, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। कहता है इन इलास्टिक मटेरियल। तो दोस्तों इन इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है कि यहाँ इसमें क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है नहीं, और इसमें क्या होता है कि जो स्टेन आता है वो रिकवर्ड नहीं होता जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर लोडिंग। तो ए का तो तीसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, सही बात है। तो ए का तो हमारा कौन हो गया दोस्तों, ए का हमारा हो गया तीसरा। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर है रिगिड प्लास्टिक मटेरियल। रिगिड प्लास्टिक मटेरियल। तो रिगिड प्लास्टिक मटेरियल में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा रिगिड प्लास्टिक मटेरियल में हमारा क्या हो जाएगा, रिगिड प्लास्टिक मटेरियल में हमारा हो जाएगा स्टेन इज जीरो अप टू ए स्ट्रेस लेवल एंड देन स्टेन इज जीरो अप टू ए स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम रिगिड प्लास्टिक मटेरियल की बात कर दे दोस्तों तो हमारा का बिहेवियर ऐसा चल जाएगा। तो कुछ स्ट्रेस लेवल पर हमारा स्ट्रेन क्या है, जीरो है, और फिर क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यही हो जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों, मतलब बी का चौथा हो गया। सी नंबर देखना। सी नंबर डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, अच्छी खासी डक्टिलिटी होती है। मतलब क्या होता है कि वो फेल होने से पहले क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, खिंचाएगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। मतलब क्या होगा, उसका प्लास्टिक जोन अच्छा खासा होगा, जैसा कि हम माइल्ड स्टील में देखते हैं जिसका हम स्ट्रक्चर बहुत उपयोग करते हैं दोस्तों। तो सी नंबर का ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, लार्ज प्लास्टिक जोन, दूसरा नंबर हो जाएगा। डी नंबर में देखते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो दोस्तों आप ब्रिटल मटेरियल में कुछ होता भी है, ब्रिटल मटेरियल कुछ ऐसा मतलब गया फेल हो गया, ऐसा कुछ। तो इसमें कुछ प्लास्टिक जोन दिखेगा, नहीं दिखेगा, मतलब पहला नंबर। तो हमारा दोस्तों डी का आपका हो गया पहला। तो हमारा कौन ऑप्शन हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। पहला क्या बोलता है दोस्तों, फटीग। तो फटीग हमारा क्या होता है दोस्तों, जो फटीग होता है वो क्या होता है, डिक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। क्या होता है जब फटीग हम लगाते हैं, फटीग में क्या करते हैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं, मटेरियल पर रिवर्सल ऑफ साइकिल्स करते हैं। मतलब लोड रिपीटेडली लोड लगाते हैं, हटाते हैं, लगाते हैं, हटाते हैं। इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का डिफेक्ट्स आ जाते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया, आपका रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल का जो कैपेसिटी होता है, स्ट्रेंथ लेने की कैपेसिटी, वो क्या होता है, कम जाता है। मतलब वो कम लोड रेसिस्ट कर सकता है। तो ही बोलता है डिक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेडली रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। फिर हमारा कहता है कि क्रीप क्या होता है। तो दोस्तों हमारा क्या होता है कि जो क्रीप होता है वो क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। किसके कारण, सस्टेन्ड लोड के कारण। मतलब लोडिंग रखा हुआ है, तो उस लोड के कारण क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन होगा सेम लोड पर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विथ टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग। तो ये आपका ए नंबर का हो गया दूसरा। बी नंबर का आपका हो गया पहला। सी नंबर देखते हैं प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो क्या होता है कि आपका प्लास्टिसिटी में क्या करते हैं दोस्तों, आपका प्लास्टिसिटी में अगर आप देखे होंगे प्लास्टिक एनालिसिस में, तो हम कुछ ऐसा करते हैं ना, ऐसा कर देते हैं ना। तो हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट पर देखिएगा तो आपका यही स्ट्रेस है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो इस सेम स्ट्रेस है, फिर इस पॉइंट पर देखिएगा तो दोस्तों सेम स्ट्रेस है। मतलब क्या कर रहा है, एक सेम स्ट्रेस पर हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस। अगला बात करता है इंड्योरेंस लिमिट। तो आपका बच कौन गया, मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड बिलो दिस लेवल। तो क्या करते हैं दोस्तों
कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ साइकिल्स करते हैं, ये नंबर ऑफ़ साइकिल करते लोडिंग डालते हैं, ये नंबर ऑफ़ साइकिल उसमें लोडिंग डालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसका आपका जो स्ट्रेंथ लेने की कैपेसिटी क्या होगा, कमेगा। तो हम बात करेंगे, अच्छा आप इतना नंबर ऑफ़ साइकिल इतना लोड दोगे तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ स्पेसिमेन ट्रू स्ट्रेस इज इन द स्पेसिमेन इज मोर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। तो टेंसाइल टेस्ट ऑन स्पेसिमेन करते हैं दोस्तों, नहीं, तो जब टेंसाइल टेस्ट ऑन स्पेसिमेन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब जब हमारा कप कोन शेप बनता है, तो कप कोन शेप बनता है तो हम ऐसा बोल दें कि कुछ ऐसा बन जाएगा, नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया हो जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन लोड तो उतना ही लग रहा है। लेकिन अगर हम बात कर दें सेम एरिया करस्पॉन्डिंग, अगर पहले एरिया ए था, अब एरिया क्या है, A1 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो A1 एरिया है वो छोटा है ए से, और जो हमारा जो लोड तो सेम लग रहा है, तो P/A जो पहले हम स्ट्रेस लगा रहे थे, जब क्या था, हमारा सेक्शन का एरिया ए था, अब क्या हो गया, कप कोन शेप बनेगा, मतलब क्या होगा, सेक्शन का साइज यहाँ पर कमेगा, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, P/A1। नहीं दोस्तों, A1 का वैल्यू ए से कम है, तो P/A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ही बोल रहा है, इन टेंसाइल टेस्ट ऑन अ स्पेसिमेन ट्रू स्ट्रेस इन द स्पेसिमेन इज मोर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। सही बात है दोस्तों। फिर कहता है ग्रिप ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इंट्रोड्यूसेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो दोस्तों जब ग्रिप कहते हैं मतलब जहाँ से आपका पकड़ा हुआ है कोई भी मटेरियल जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ से हम हिंज किए हुए हैं तो वहाँ पर तो हमारा हमारा क्या हो जा रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या ये बीच के बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सही बात है, लेकिन असर्शन का तो सही रीजन नहीं है ना दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ टेंसाइल टेस्ट, क्वेश्चन तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो हम बात करते हैं टेनेसिटी। तो क्या कहता है कि टेनेसिटी क्या कहता है, तो टेनेसिटी में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, मटेरियल को खींचते हैं, मतलब मटेरियल को क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। तो क्या कहता है कि ये क्या कहता है कि जब तक लगाते हैं तो तब तक कि ये क्या हो जाए, फेल ना हो जाए, मतलब ब्रेक ना हो जाए। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस मटेरियल को अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक खींचेंगे उसके बाद ही फेल करेगा ना। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। दूसरा हमारा क्या है, प्लास्टिसिटी। तो अभी बात किए थे पिछला क्वेश्चन में, कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज स्ट्रेस, तो हमारा पहला नंबर। अगला है हमारा डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में हमारा क्या होता है दोस्तों, डक्टिलिटी का हो जाएगा दोस्तों एबिलिटी टू ड्रॉन आउट बाई टेंशन टू अ स्मॉल सेक्शन विदाउट रप्चर। और आपका मेलेबिलिटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सटेंशन इन डायरेक्शन विदाउट रप्चर। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट टू। तो हमारा क्या कर रहा है, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है दोस्तों, जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो देखते हैं, यंग्स मॉडुलस कहता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। सही बात है, ये जो ई का जो वैल्यू होता है हम क्या करते हैं, स्ट्रेस वाई स्ट्रेन ही लेते हैं, नहीं, स्ट्रेस वाई स्ट्रेन जो लीनियर पोर्शन होता है वहाँ का जो हम स्लोप लेते हैं स्ट्रेस वाई स्ट्रेन वही देता है। दूसरा हमारा क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो हम इसको क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हमारा कौन हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। फिर आपका बोलता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या कहता है, डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू
डायरेक्ट स्ट्रेट टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो आपका जो के का जो वैल्यू होता है क्या होता है दोस्तों, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी अपॉन वी, ये ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आपका क्या होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेट टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर हमारा क्या होगा, रिगिडिटी मॉडुलस, शियर स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिगिडिटी मॉडुलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिगिडिटी मॉडुलस। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। जब हम बात करते हैं लीनियर इलास्टिक, है ना दोस्तों, लीनियर इलास्टिक भी है और आइसोट्रोपिक मटेरियल है, मतलब हर एक डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेम, मतलब हर एक डायरेक्शन में हमारा ई सेम हो गया, जी सेम हो गया, न्यू सेम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बोलता है कि जब हम क्या करते हैं कि हम तीनों में जब रिलेशन देखते हैं, ई में, जी में एंड न्यू में, तो हम देखते हैं ना ई बराबर क्या होता है दोस्तों, 2g इंटू 1 प्लस न्यू। और के बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है दोस्तों, 3k 1 माइनस ऑफ 2 न्यू होता है ना। तो हम देखते हैं कि अगर देखें तो दो इक्वेशन दो इक्वेशन है, 3 अननोन है ना दोस्तों। अगर हमको है ना ई और के भी, तो हमें क्या ए चार अननोन है, ई है, जी है, न्यू है एंड के है, नहीं दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन में देखिए दोस्तों, अगर ई और जी मालूम होगा, ई और जी मालूम होगा, तो हम क्या कर देंगे, न्यू निकाल देंगे दोस्तों। अगर हम न्यू निकाल देंगे तो न्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको के निकल जाएगा ना दोस्तों। तो हमको कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की ज़रूरत है ताकि हम दो को डिराइव कर सकें। अगर हमको दो मालूम होगा तो दो को हम डिराइव कर सकते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ, तो क्या होता है दोस्तों, क्रीप क्या होता है, एक तरह से प्लास्टिक स्ट्रेन होता है। तो प्लास्टिक स्ट्रेन विथ टाइम एट कांस्टेंट लोड, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेल्युअर सरफेस ऑफ माइल्ड स्टील टॉर्सन स्पेसिमेन सब्जेक्ट टू अ टॉर्क above its axis is along surface perpendicular to its axis। असर्शन है दोस्तों, रीजन भी पढ़ लेते हैं पहले। माइल्ड स्टील इज रिलेटिवली बिकर इन शियर देन इन टेंशन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर इज परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस। तो हम माइल्ड स्टील का जो मटेरियल प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो माइल्ड स्टील होता है दोस्तों, ये क्या होता है, टेंशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन शियर में क्या होता है दोस्तों, हमारा वीक होता है। तो हमारा जो फेलुअर जो पैटर्न जाएगा वो किसको फॉलो करेगा दोस्तों, शियर स्ट्रेस को, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ से आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा जो स्पेसिमेन है उस पर क्या लग रहा है, टॉर्सन लग रहा है, नहीं टॉर्सन लग रहा है, नहीं टॉर्सन लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। जब टॉर्क देगा तो क्या देगा दोस्तों, शियर स्ट्रेस। तो हम क्या देखते हैं, अगर ये हमारा क्या है सेक्शन है, इस सेक्शन के क्या करते हैं, एक हम एलिमेंट को उठा लेते हैं, एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, ये क्या कर रहा है, हमको टॉर्सन दे रहा है ना इसके बोर्ड। जो हमारा क्या करेगा, जब हम देखेंगे इस एलिमेंट को उठा लेंगे तो क्या करेगा दोस्तों, ये जो हमारा जो प्लेन है इससे बाहर आता है वो एक्सिस होगा, नहीं दोस्तों। और जो हमारा जो शियर स्ट्रेस आएगा इसके परपेंडिकुलर ही आएगा ना दोस्तों, नहीं कुछ ऐसा आएगा अगर ना दोस्तों। तो हमारा शियर में फेल करेगा और यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम शियर आएगा ना दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सही तो बात है। ये क्या हो, ये एक्सिस हमारा है, ये एक्सिस है जो बाहर निकल रहा है, ये एक्सिस हमारा इस पॉइंट ए से बाहर निकलता हुआ हमारा क्या है, एक्सिस है। तो इसके परपेंडिकुलर ही तो है ना दोस्तों, जो भी हमारा जा रहा है सब परपेंडिकुलर है, तो सही बात है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज ए प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय, अभी देखे थे ये क्या था, टाइम डिपेंडेंट है और क्या देगा, प्लास्टिक स्ट्रेन देगा। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर, ये ए टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल। रिजिलियंस इज, तो रिजिलियंस में क्या कहते हैं दोस्तों, कि हम क्या कहते हैं कि मटेरियल को क्या करते हैं, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं। ये क्या हमारा इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं। और ये क्या करता है, जब स्ट्रेच करते हैं तो क्या करेगा,
कि इसमें एनर्जी स्टोर करेगा, नहीं तो एनर्जी स्टोर करेगा। फिर क्या करेगा कि जब हम इसको अनलोडिंग कर देंगे तो ये क्या कर देगा, इस हम जो हमारा जो एनर्जी स्टोर हुआ था उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी, मतलब रेजिलियंस है, ये क्या है, रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, तो हमारा क्या होता है, जब हम बात किए थे, जब हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो कुछ पोर्शन लीनियर था, लीनियर कहाँ तक था, प्रोपोर्शनल लिमिट तक था। उसके बाद क्या था, थोड़ा सा पोर्शन कर्व था, कहाँ तक था, इलास्टिक लिमिट तक। यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो क्या टू भी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक है ना, जहाँ तक हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारा हुक्स लॉ भी वैलिड है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कहता है एट विच इलोंगेशन टेक प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। एट विच इलोंगेशन टेक्स प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। इलोंगेशन टेक्स प्लेस है, ऐसा तो कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड द शेप आर रीगेन्ड। सही बात है दोस्तों, जब हम इलास्टिसिटी की बात किए थे तो वही बात किए थे। तो कहाँ तक जाएगा, इलास्टिक लिमिट तक हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो मटेरियल होगा उसमें हम अगर लोड लगाएंगे कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो लोड हटाएंगे तो क्या करेगा, जैसा पहले था वैसा मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आइसोट्रोपिक क्या कहता है दोस्तों, कि हर एक डायरेक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, हमारा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो पहला हमारा क्या हो गया, तीसरा नंबर हो गया। दूसरा हमारा क्या है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है दोस्तों, कि हमारा जो मटेरियल होता है वो थ्रू आउट दी वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, उसका प्रॉपर्टी सेम होता है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका बी नंबर का क्या हो गया, चौथा नंबर हो गया। अगला कहता है विस्को इलास्टिसिटी। तो ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। बात किए थे ना विस्को इलास्टिसिटी में, पहले क्या करते हैं कि हमारा क्या इलास्टिक का स्ट्रेन आता है, उसके बाद क्या होता है कि टाइम, जिससे टाइम बढ़ता है उससे क्या होता है, क्रीप इफेक्ट आता है। तो वो जो मटेरियल होता है जो ये फिनोमिना को लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्को इलास्टिक बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का पहला। और बीटल क्या होता है, बीटल में कोई प्लास्टिक जोन तो होता नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर इज। तो हम पीछे बात करते आ रहे हैं दोस्तों, तो बताओ क्या होगा, लार्ज पॉसिबल अब बिफोर फेलियर और रप्चर इज। लार्ज डिफॉर्मेशन तो क्या बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल होगा, नहीं प्लास्टिक मटेरियल कभी सुने हो, प्लास्टिसिटी सुने हो, प्लास्टिक मटेरियल नहीं सुने हो। बेटल में तो होता नहीं है उसमें डिफॉर्मेशन, इलास्टिक तो देखे ही हो कि उसमें सब बात है नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट in a reinforced concrete element under sustained load due to creep। नहीं तो क्या होगा, डिक्रीज विथ टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप रिलैक्सेशन बोलते हैं, या सिंपली हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्रीप के कारण क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो आपका जो मटेरियल में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और अल्टीमेटली ये क्या कर लेते हैं कि ये हमारा कुछ अल्टीमेट कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। मतलब हमारा जो मटेरियल में जो स्ट्रेस था वो क्या हो गया, कम गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉइजन्स रेशियो। तो हम देखते हैं कि जो आपका जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सबसे ज़्यादा हमारा होता है सबसे ज़्यादा हमारा होता है एल्युमिनियम का, उसके बाद स्टील का, उसके बाद कास्ट आयरन। कुछ हम मटेरियल का देखते हैं, एल्युमिनियम का दोस्तों होता है 0.33,
उसके बाद हम देखते हैं ब्रास का होता है 0.34। अगर हम ब्रास की बात करते हैं तो ये होता है 0.34। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोंज का भी होता है 0.34। उसके बाद हम कास्ट आयरन का होता है 0.2 टू 0.3। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट का, तो इसका होता है 0.1 टू 0.2। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर का, इसका होता है 0.33 टू 0.36। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्लास का, तो इसका होता है 0.02 टू 0.03। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नायलॉन का, तो होता है 0.04। उसके बाद हम बात करते हैं रबर का, तो होता है 0.4 टू 0.5। उसके बाद हम बात करते हैं स्टील का, तो स्टील का होता है आपका 0.27 टू 0.3। उसके बाद करते हैं रफ़ आयरन का, तो रफ़ आयरन का होता है 0.3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम सस्टेन लोड्स deform progressively with time, especially at elevated temperatures. What is such a phenomena called? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? क्रीप। तो क्या कहता है कि टाइम के बारे में बात कर रहा है और हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो हमारा जो क्रीप क्या होता है दोस्तों, अगर हाई स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रीप को सोचना। तो या हाई एलिवेटेड टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपको क्रीप कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने देखा 25 क्वेश्चन जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का देखें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।